आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान का यूनाइटेड ऑपोजिशन भुटानी साहब को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, सलूट करते हैं और हम थोड़ा चाहेंगे कि खुद आपके सामने अपना मौक़िफ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही इजाज़त। मैं MNA मुंतखब हुआ हूँ इंडिपेंडेंट लसबेला गवादर से। 3.5 साल सरकार के साथ था और अब 3.5 साल रहने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, ठीक हम चले। मैं भी उनको वोट देता रहा, वो भी मेरे साथ ठीक चले। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है वो हमने देखना है कि इलेक्शन आ रहा है तो हमारे लिए क्या चीज़ें सूदमंद हैं। ज़ाहिर हर एक ने अपना इलेक्शन की तरफ नज़र रखनी है। तो जरदारी साहब तो मेहरबान हैं, हमारा 42 साल का ताल्लुक़ है और बहुत एहसानात हैं जरदारी साहब के मेरे ऊपर। बिलावल साहब उनके फर्जंद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं। अख्तर मेंगल साहब हमारा एक घर है, उन्होंने आज कहा चलते हैं जरदारी साहब के पास ऐलान करते हैं। मैंने कहा जी मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, अगर आप कहते हैं फॉर्मली भी कर लेते हैं। मौलाना वासे साहब, हैदरी साहब, सरदार अयाज साहब, हम सब साथ आए तो मैं जरदारी साहब के साथ हूँ। अपोजिशन नहीं, मेरे लिए जरदारी साहब काफ़ी, जहाँ वो जाएंगे मैं उसके साथ चला जाऊँगा। हाँ, मेरी अपोजिशन में है तो अपोजिशन में हूँ, सही बता देता हूँ ना। अख्तर और जरदारी साहब के साथ मेरा ताल्लुक़ है और जहाँ वो मुझे ले जाएंगे मैं चला जाऊँगा। और एक बात मैं बताऊँ जरदारी साहब, आपकी इजाज़त से, मेरी इलेक्शन में डॉक्टर मालिक बलोच जो नेशनल पार्टी के हैं, मीर हासिल बिज़न जो मरूम, उनका बड़ा किरदार था। तो उन्होंने भी मुझे, आज सुबह मेरी डॉक्टर मालिक से बात हुई, उन्होंने भी जरदारी साहब आपको सलाम भेजे हैं और मुझे कहा है कि वो PDM का हिस्सा है उनकी जमात, तो मुझे कहा है कि आप अपोजिशन के साथ जाएं। तो वो भी मैं आपको सर बता देता हूं कि उन्होंने भी मुझे कहा है। और अख्तर जान और हम तो एक घर है, हमारे यहाँ वो MNA वाला रिश्ता नहीं है, एक घर है। जरदारी साहब का हुक्म, हम हाजिर हो गए। इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही मैंने इनको बहुत पहले कह दिया था कि जी मेरी वजह से आपका कोई मामला नहीं रुकेगा, लेकिन आज चले ओपनली हो गया आपके थ्रू। और बहुत शुक्रिया बिलावल साहब, आपने इज्जत दी, थैंक यू वेरी मच। मैंगो साहब मीडिया का मैं शुक्रिया हूँ और असल मुद्दा साहब ने जिस बातों का जिक्र किया करता था वो किसी से की बात नहीं। जब हम PTI भी थे तो उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, जब हम चलने लगे बैठे थे उनके साथ ऐवान में भी हमारी बातचीत चलती रहती थी और कई दिनों से हमारी कोशिश थी। उन्होंने ज़हनी तौर पर तो उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो अपोजिशन को ज्वाइन करेंगे। आज बाकायदा इस अंदाज में उसने आप लोगों के सामने अपनी अपोजिशन के साथ देने का ऐलान किया है। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने अपने बातों में मुझे याद किया और अपनी पार्टी की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से उनको अपोजिशन के इसके मैं खुशामदीद कहता हूँ। और जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं जिसने उसको हमारे उस अदालत की तहरीक को डिले करना चाहा और उस डिले की वजह से जो है नुकसान हुकूमत उठा रही है और जितना उसने डिले किया उसके उसी तरफ से जो है वो अपनी उन हरकतों की वजह से या उनके उस गैर आईनी इक़दाम की वजह से लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर असलम साहब को अपोजिशन की इस कैंप में तबीयत को शामिल किया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपोजिशन के लिए खुशी का दिन है कि जनाब असलम साहब जो स्पीकर भी रहे और बहुत कुछ रहे ने और उन्होंने
जनाब जरदारी साहब की मौजूदगी में अपोजिशन के दरमियान की तहरीक में साथ देने का ऐलान किया है। मैं अपनी जमात की तरफ से अपोजिशन की तरफ से मुखर करता हूँ और साथ ही साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब इमरान को गुस्सा भी होना चाहिए। वो अक्सरियत खो बैठे हैं, अक्सरियत उसके पास नहीं रही। ऐसे हालात में जबरदस्ती मुल्क पर मुसल्लत होना, कौम पर मुसल्लत होना, इसका कोई जवाब नहीं है और इसी में सुराख बढ़ रहे हैं। शाहजहां भुट्टी ने पैदावार किया, फिर बलूचिस्तान आवामी पार्टी ने, फिर आज ताबूत में असलम बुज़दारी ने एक ऐसा कील ठोका है कि इंशाअल्लाह अज़ीम अब वो जाम पर नहीं हिल सकेगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि इमरान खान इस्तीफा दे दे और घर चले जाए। बहुत मुश्किल। सरदारी साहब एक मिनट उस्मान, ये माइक आ गया मेरा माइक नहीं, चाइना से मैं आप इधर आ जाए। नहीं, ठीक है सब आगे हो जाए और आगे ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जॉइंट अपोजिशन की तरह जिस तरह मेरे सीनियर कायदीन ने बात की है, असलम भूटानी साहब को वेलकम भी करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। एक चीज़ गौर करने वाली है कि दिनों के इक़्तिदार के लिए लोग अपोजिशन को छोड़ के और हुकूमत में चले जाते हैं। क्या वजह है कि हुकूमत को छोड़ के, ये पहली दफ़ा हुआ है हुकूमत को छोड़ के लोग अपोजिशन में जा रहे हैं। उसकी वजूहात आपके सामने हैं। शाहजहां भुट्टी साहब ने भी बात की, बाप पार्टी ने भी कल ऐलान कर दिया और आज असलम भूटानी साहब ने भी। और इसके अलावा जो पीटीआई के मेंबरान हैं वो जो फैसला कर चुके हैं या जो बात करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात करते हैं, उसकी वजूहात ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है बल्कि करप्शन भी है, गुड गवर्नेंस भी है और सबसे ज़्यादा है इमरान खान साहब के रवैये की अपने मेंबरान से और अपने इत्तेहादियों के साथ। और हम इंशाअल्लाह आपको जिस दिन वोट होगा, हैरान कुन नंबर आपके सामने आएगा जो हुकूमत के खिलाफ वोट करेंगे। हैरान कुन नंबर आएगा आपके खिलाफ, ये मैं दावा भी कर रहा हूं और बाकी जॉइंट अपोजिशन के कायदीन के सामने कह रहा हूं कि वो मेरे से बेहतर जानते हैं कि नंबर और तादाद कितनी बड़ी होगी। और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जा रही है तादाद, और वजह यही है कि उन्होंने फैसला ये कर लिया कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है वो शायद कभी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई जमात, बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन वो नुकसान नहीं पहुंचा सके जो इमरान खान साहब ने पहुंचाया है। और लोग पाकिस्तान का सोचते हैं, पाकिस्तान की मईशत का सोचते हैं और खुदा न खास्ता बैंक रप्सी से डूबने के लिए जो इमरान खान जिस तरफ ले गए, उसके इन चीज़ों की वजह से और भी बेशुमार वजूहात हैं, वो आप सब जानते हैं। महंगाई है, महंगाई मार्च भी आपने देख ली, बेरोजगारी है और बेचैनी है लोगों में। और हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि हमने किस तरह हर अपने दोस्त को नाराज कर लिया, चूंकि इमरान खान साहब मुल्क का नहीं सोचते, अपनी सियासत और अपने इक़्तिदार का सोच रहे हैं। तो मैं असलम भूटानी साहब को और बाकी दोस्तों को जो कल आए और शाहजहां साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और इंशाअल्लाह चंद दिनों में आप और अच्छे नताइज देखेंगे। शुक्रिया जी। सती साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काफ लीग के साथ आपके बड़े अच्छे मामला चल रहे थे और बहुत सारी मुलाकातें हो रही थी और
पोजीशन बड़ी उम्मीद थी, ऐसा क्या हुआ कि ओवर द नाइट वो चले गए? और दूसरा, क्या किसी धड़े के साथ अभी भी आपकी एमक्यू के किसी PMLQ के किसी अभी वो बंदे के साथ आपका राब्ता है? बेटा, सियासी लोगों का रास्ता तो रहता ही है। हम कोशिश कर रहे थे, जिस तरह मैंने पहले दिन कहा कि मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिलके मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। तो उस सोच से मैंने इनको भी दावत दी थी और काफी वो तैयार थे, आ गए थे। फिर मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आई, ये तो उनसे पूछा जाए कि वो रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। जरदारी साहब, ऐसा है कि एक तो आज एक दो चैनल में इस तरह की लाजानी गुफ्तगू की गई कि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से नाराजगी का इजहार किया कि आपके रवैये की वजह से तहरीक साहब गई है। मैं ये नहीं कहना सही है, बल्कि इस तरह का एक दिया गया था असर। दूसरा ये कि बलूचिस्तान की 3 पार्टियां आपके साथ आ गई हैं, 3 लोग आ गए बलूचिस्तान 3 पार्टी के लोग, लेकिन अब सिंध के MKM और शहरी सिंध के और पंजाब से जो बाकी है उसको खरीद कब तक आ जाएगी? सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि उनसे भी डायलॉग है, उनने भी हमसे वादे किए हुए हैं। उस पर डायलॉग पे CM सिंध और CM और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग करेंगे इंशाल्लाह। वहां से भी आप कुछ अच्छी खबर। एजाज, मेरे एक जरदारी साहब से सवाल है आपसे और एक गुलाम साहब आपसे है। आपसे तो ये सवाल है कि आज फिर हुकूमत ने एक खास तौर पर आपको टारगेट करके ये इल्जाम लगाया है कि वो खत आया है और वो खत में ये साबित हो गया है कि आप लोग बैरूनी कुव्वतों के इशारों और पैसों पर खेलते हैं। आप इसका जवाब दे दीजिए। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मेरा सवाल ये है कि ऐसे क्या मसाइल हैं कि MKM के साथ मामला जो लग रहा था 1 हफ्ता पहले के तकरीबन तय हो गए हैं, वो फिर लटक गए हैं और आपको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है? क्या उनके मुतालबात ऐसे हैं कि आपको पूरे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? जहाँ तक इमरान खान की झूठे इल्जामात हैं और ये खत की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। 3 साल से अब पाकिस्तान के अवाम पहचान चुके हैं कि खान साहब का आदत है कि वो झूठे इल्जामात लगाए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मैं रिएटरेट करना चाहूँगा कि यूनाइटेड ऑपोजिशन का तादाद अदम एतमाद जमा होते हुए पूरे थे। आज यूनाइटेड ऑपोजिशन का तादाद उससे भी ज्यादा है। हमारा ये डिजायर था और है कि हम अपना तादाद के साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको इसलिए साथ लेके चले कि आगे जाके जो रिफॉर्म्स हैं, जो मसाइल हैं, उनका हल निकालने के लिए हम समझते हैं कंसेंसस की ज़रूरत है और सबसे मिलके बात करने की ज़रूरत है। जहाँ तक MQM की बात है, वहाँ मैंने बार बार कहा, आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया जब वो पहली बार हमारे सामने आए, या आज तक मैं उनके कोई ना डिमांड पे इनकार कर रहा हूं। और साथ साथ ये भी इस पे भी जोर दे रहा हूं कि हर सूरत में और हर हाल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए, कराची को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हमने MQM के साथ म्यूचुअल काउंट ढूंढना है, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू। सर, मेरा आपसे सवाल है कि मुशर्रफ अपोजिशन का अब पंजाब में वज़ीर-ए-आला कौन होगा? क्या परवेज इलाही अब भी अपोजिशन की तरफ से वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये अब देर हो चुकी है और ये हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें।
اور جس کو اپوزیشن بنائے گی وہ بن جائے گا. نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں, نمبرز ہمارے پاس ہیں. تو انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم چینج لائیں گے اور اپنی مرضی کی چینج ہے. جن جماعتوں کے ساتھ آپ انگیج ہیں, جن کو لے کر آپ تحریک کامیاب بنانا چاہ رہی ہیں, ان کے لیے ترسو یہ عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چلتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانکار ہے تو یہ معاملہ یہ الجھ کیوں گیا ہے, یہ آسان کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہیں اسٹیبلشمنٹ ڈبل گیم تو نہیں کر رہی کہ کچھ کو ادھر اشارہ کچھ کو ادھر اشارہ, حکومت میں جا رہا ہے کوئی اپوزیشن, مسئلہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ڈیول از ان دا ڈیٹیلز. تو ڈیٹیلز میں باتیں ہو رہی ہیں, ڈیٹیلز میں قانون سازی ہونی ہے, تو اس پہ ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے. ڈبل گیم ہمیشہ ہی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خود ناکام ہوئی اور آپ نے آئینی اور جمہوری طریقہ کار اپنا کے تحریکات میں مان لائے, تو اپوزیشن کے پاس کیا پلان ہے؟ مسائل بھی ہیں, ان مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ انتخابات بھی ہو گئے, تو پلان کیا ہے اپوزیشن کا؟ اگر حکومت کو آپ گھر بھیج بھی دیتے ہیں, آپ کو امید ہے کہ طریقے میں انتخابات کامیاب ہوں, تو آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ مسائل حل ہوں اور آپ آگے بھی بڑھیں؟ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی جب اقتدار سنبھالا تھا, جب مشرف صاحب تھے اور وہ چلے گئے, تو ان کے بعد بھی ہم نے سنبھال کے وہ بھی اسی نج پہ لے آیا تھا, اسی جگہ پہ ہم پہنچے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ویٹ کی امپورٹ کی بات ہوئی تھی, ویٹ امپورٹ ہو رہا تھا, شوگر امپورٹ ہو رہی تھی, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, لوگوں کی تنخواہوں کے ایشوز تھے, ہر قسم کے مسئلے وہ ہم نے سالو کیے تھے. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی بیٹھ کے اور انفیکٹ ساتھ مل بیٹھ کے ہم آئندہ کا راستہ بھی بنا لیں گے. صاحب میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اس طریقے سے سماج کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کا مرکزی کردار ہے. بلاول کا مرکزی پاکستان تحریک انصاف کے کافی لوگ آپ نے علیحدہ کیے, اس کے علاوہ باپ پارٹی بھی آ گئی, آج بھٹانی صاحب بھی آ گئے. کیا آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں یہ لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے؟ کیونکہ 3.5 سال یہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ رہے, اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ فیوچر میں یہ آپ کے ہم نوا بنیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں ان سب کو احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کی اکانومی کو بچانا ہے, اس میں ہم سب کا بھلا ہے. یہ بھی بچتے ہیں, میں بھی بچتا ہوں, ہماری آنے والی نسلیں بھی بچتی ہیں. تو یہ سب میرے ساتھ جو دوست آ گئے ہیں, آج تک میں نے بھٹانی صاحب کو پہلے نہیں کہا کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں سب کے حالات, اور اس وقت جب مجھے ضرورت ہے تب میں نے ان کی طرف نظر دوڑائی, تو ان نے میرے وعلیکم السلام کر کے اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح کے کافی دوست ہیں جو پاکستان کا سوچ رہے ہیں. کچھ دوست صرف پاور کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کا سوچ رہے ہیں. پاور تو آتی جاتی چیز ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے لیے. ذوالفقار ایک منٹ آ رہے ہیں. ذوالفقار صاحب آپ سے ایک سوال ہے. زرداری صاحب یہ سوال میں نے بلاول صاحب سے کیا تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ نے بلوچستان سے معافی مانگی تھی اور بلوچستان پیکیج کا بھی اعلان کیا تھا. آج کی صورتحال میں بلوچستان کھلا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, تو آپ اس وقت بلوچستان کو کیا کمٹمنٹ یہاں پہ دے رہا ہوں؟ بلاول صاحب آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے اسپیکر کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے مداخلت ہو, تو آپ اب جو قدم اعتماد کی تاریخ ٹیک اپ ہو چکی ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب انٹروین کی ضرورت نہیں؟ بلوچستان کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے, جیسے ہر صوبہ کے لیے ہم سوچتے ہیں, ہم وفاق کے لیے سوچتے ہیں, اور ہم سب کا یہی کوشش ہوگا کہ ہم ہر صوبہ کو ان کا حق پہنچائیں. صدر زرداری نے ہمیشہ اپنے دور میں یہ ایفرٹ کی, اور آنے والے وقتوں میں ہمارے یہی خیال ہوگا, یہی سوچ ہوگا. لیکن جو کردار میرا خیال میں عدم اعتماد میں بلوچستان کے ساتھی نے صف اول کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور جو پہلا اور جو سب سے پہلے اور جو بہادری دکھا کے سامنے آ رہے ہیں, وہ سارے بھٹانی صاحب, کل بلوچستان عوامی
National Party, Awami Party, and JWP. تو یہ ایک بہت ہی اچھا انڈیکیشن ہے. اور پاکستان، جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کہا کہ اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، بلوچستان ساتھ ہے تو پاکستان ساتھ ہے، بلوچستان کا مستقبل روشن ہے تو پاکستان کا مستقبل روشن ہے. جہاں تک سپریم کورٹ کی مداخلت کی بات ہے، میرا خیال میں جہاں ایک کیس اب ساتھ ساتھ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ہر دوسرا دن اعلیٰ عدلیہ کا بینچ بیٹھ رہا ہے، تو اب اسپیکر صاحب ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ وہ کوئی غیر آئینی کام کرے، کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے ہمارا اعلیٰ عدلیہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پارلیمان کے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے عدلیہ عدم اعتماد میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. پاکستان میں جمہوریت کا اور آئین کا خیال رکھنے والے اور پاسداری تحفظ کرنے والا کہ جو ذمہ داری ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ ہے، اور ہمارا امید ہے وہ اپنا ذمہ داری پہ خود پورا اتریں گے. ذوالفقار دیکھیں، ہم اور آپ کوئٹہ میں اکٹھے تھے جب میں اسپیکر تھا. آپ نے سوال کیا کہ زرداری صاحب نے بلوچستان کے لیے کیا کیا ہے. تو دیا تھا نا 100% NFC، 102% NFC کا ایوارڈ بڑھا، دوسرے صوبوں کو کم کر کے بلوچستان کو دیا. اور پھر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ جی اگر ٹیکس کلیکشن پورے پاکستان میں کم ہوگی تو باقی صوبوں پہ کٹ لگے گا لیکن بلوچستان پہ. اسلام میں اپوزیشن رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ MNA اسلم بھوتانی کا اپوزیشن کی حمایت کا اعلان. اسلم بھوتانی بلوچستان سے آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے.